तो फ्रेंड्स, अगर आप सोशल मीडिया के ऊपर हैं और आप यूट्यूब फॉलो करते हैं, लेट्स से आप ट्विटर के ऊपर हैं, तो आपको एक चीज़ ज़रूर नज़र आएगी आजकल पिछले कोई 3-4 हफ्तों से, 1 महीने से, जिसके अंदर बात हो रही है डी-डॉलराइज़ेशन की। यानी कि दुनिया से हम कह रहे हैं कि डॉलर का जो राज है वो ख़त्म हो जाएगा, यूएस की जो डोमिनेंस है वो कम होती जा रही है, जो ब्रिक्स नेशन हैं वो अपनी करेंसी लेकर आ रहे हैं। अगर ये सब कुछ हो जाता है तो फिर जो रिज़र्व्स हैं उनका क्या होगा? जो हमारी सेविंग्स हैं, अगर डॉलर में सेविंग्स हैं तो उनका क्या होगा? तो इस तरह के बहुत सारे लोग, अगर स्पेशली अगर आप यूट्यूब के ऊपर हैं तो आपको वेस्टर्न यूट्यूबर इस टॉपिक के ऊपर मैं देख रहा हूँ कि हर हफ्ते ही एक ना एक वीडियो लेकर आ रहे हैं क्योंकि उनको व्यूज़ मिल रहे हैं। तो लोग इस वक्त डरे हुए हैं और लोग इस तरह ना सिर्फ डरे हुए हैं बल्कि एक हाइप भी क्रिएट हुई हुई है। तो मैंने कहा इस टॉपिक के ऊपर मैं भी एक अपना वर्जन दे दूं, लेकिन जब मैं मेरे एक फ्रेंड है, इससे पहले मैंने उनके साथ मल्टीपल पॉडकास्ट की हुई है, यासीन यासीन निज़ामी। वो भी अपना उनका टिकटॉक चैनल है और अपना जो यूट्यूब चैनल है उसके ऊपर वो अपनी वीडियोस बना रहे होते हैं मैक्रो इकोनॉमी से रिलेटेड। तो मैंने कहा एक ज़रा कंबाइन किस्म की एक पॉडकास्ट भी हो जाएगी और उसका वर्जन, यासीन का वर्जन भी आ जाएगा। मैं अपना थोड़ा सा अपने आइडियाज़ भी जो मेरे दिमाग में है वो भी थोड़ा सा फ्लोट करता हूँ। तो एक हाइब्रिड किस्म की एक वीडियो है, ये पॉडकास्ट कह लें उसको। उसके अंदर मैं ओवरले करूँगा थोड़े से चार्ट जो आपको थोड़ा सा समझाने में आसानी हो। हमने इसमें बात की कि किस तरह से इस वक्त यूएस की डोमिनेंस को ख़तरा है और यूएस डॉलर कब से इस लेवल के ऊपर है। ऑलमोस्ट कोई 100 ईयर्स की हिस्ट्री है यूएस डॉलर की, जिसके अंदर वो डोमिनेंट फोर्स पूरी दुनिया के ऊपर है और उसकी एक हेजमनी है। इसी तरह हमने बात की किस तरह से डीकपल किया गया यूएस डॉलर को गोल्ड स्टैंडर्ड से। फिर उसके बाद ब्रिक्स नेशन आजकल किस डायरेक्शन में चल रहे हैं और क्या ये वाकई इस तरह से हो सकता है कि पूरी दुनिया में जो हम बात करते हैं यूएस डॉलर की, उसकी जो पावर है वो ख़त्म हो जाए या कम होना शुरू हो जाए, ये क्या पॉसिबल है? इन सारी चीज़ों के आंसर के लिए इस वीडियो को आपको पूरे एंड तक देखना है। मैं वैसे तो बात करता हूँ इस चैनल के ऊपर पर्सनल फाइनेंस की, प्रोडक्टिविटी की, लेकिन कभी-कभी मैं इकोनॉमी पे भी बात कर लेता हूँ। अगर आपको इन सारे टॉपिक्स में इंटरेस्ट है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसके अलावा मेरी एक मेलिंग लिस्ट भी है, मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, उसको भी आप प्लीज़ सब्सक्राइब करें। विदाउट फर्दर डू, लेट्स बिगिन। सो आफ्टर अ लॉन्ग टाइम यासीन अगेन मेरे साथ हैं। एज आई सेड बिफोर कि मैं सोच रहा था इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाने के लिए, लेकिन फिर मेरी यासीन से कुछ दिनों पहले बात हुई तो यासीन ने कहा कि हम लोग कॉन्स्टेंटली ये जो यूट्यूब के ऊपर देखें या सोशल मीडिया के ऊपर देखें तो जो बात चल रही होती है ना डी डॉलराइजेशन की, कि डॉलर खत्म हो जाएगा और डॉलर की पावर खत्म हो जाएगी और जो ब्रिक्स कंट्रीज हैं वो अपनी करेंसी लाने की बात कर रहे हैं। और जितने आप लेट्स से सीरियस इन्फ्लुएंसर्स को देखेंगे वो आपको नजर आएगा कि आजकल ये वीडियोस बना रहे हैं। इनफैक्ट मैं तो देख रहा हूँ वेस्टर्न यूट्यूबर्स मल्टीपल वीडियोस बना रहे हैं, हर हफ्ते कम से कम एक वीडियो इस टॉपिक पर लेके आते हैं। तो मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा फेमस टॉपिक है तो हमें भी करना चाहिए, बल्कि मुझे भी कुछ लोगों ने कहा था कि यार इस पे बात करनी चाहिए। तो मैंने कहा यासीन को मिला लेते हैं और हम लोग मिलकर इस टॉपिक पे डिस्कशन करते हैं थोड़ी सी कि ये इसका हिस्ट्री क्या है। पहली तो देखेंगे हम इस पॉइंट पे पहुंचे कैसे कि हम यूएस डॉलर की डोमिनेंस पूरी दुनिया के ऊपर हो गई है, और उसके बाद इस वक्त क्या सिचुएशन है, और उसके अगर लेट से ये यूएस डॉलर की डोमिनेंस खत्म होती है, डी डॉलराइजेशन की तरफ हम जाते हैं, तो उसका इम्पैक्ट हमको किस तरह से मिलेगा, लेट से वेस्ट के ऊपर भी, यूएस के ऊपर भी, यूरोप के ऊपर भी, प्लस जो इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं, लेट से इंडिया, पाकिस्तान, उनके ऊपर, हम जैसे कंट्रीज के ऊपर क्या इम्पैक्ट आएगा, या लेट से जो गल्फ कंट्रीज हैं जिसमें हमने पैक किया हुआ है डॉलर को, उनके ऊपर क्या इम्पैक्ट आएगा। तो पहले कुछ हिस्ट्री की बात करते हैं। तो यासीन, वेलकम टू द शो। और आई होप Thank कि you very much. सब खैरियत होगी। Everything is good, Alhamdulillah. मैं आपके टिकटॉक देखता हूँ यार, बड़े मज़े के टिकटॉक होते हैं। मैं बल्कि लोगों को बोलूँगा कि यार टिकटॉक पे यासीन है और यूट्यूब के ऊपर भी है, तो उसको सब्सक्राइब कर लें और टिकटॉक पे फॉलो कर लें, तो बड़ा इंटरेस्टिंग कंटेंट यासीन बनाता है। तो यासीन, क्या क्या सिचुएशन है यार? यासीन बाय द वे कनाडा में होता है, तो उस पर्सपेक्टिव से हमें और चीज़ें भी पता चलेंगी। तो यासीन, क्या स्टेटस है इस वक़्त और क्या समझते हो? बल्कि थोड़ा-सा हिस्ट्री अगर हम बात करें, जैसे हम इससे पहले भी बात कर रहे थे। बिल्कुल, thanks Wally for inviting me on your show. It's good to be back after a while. अच्छा, यूएस डॉलर के हवाले से काफ़ी इस वक्त खबरें गर्दिश कर रही हैं, और ख़ास करके ये जो ब्रिक्स कंट्रीज़ हैं जिसमें ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका ऑलरेडी शामिल है, और अब उसमें वो मज़ीद कंट्रीज़ भी ऐड कर रहे हैं जिसमें सऊदी अरेबिया का नाम भी काफ़ी आ रहा है। और थ्रेट ये पेश की जा रही है मीडिया के अंदर कि बहुत जल्द जो है ब्रिक्स अपनी एक और करेंसी लेके आएँगे, जिसके बाद जो उनकी रिलायंस है यूएस डॉलर के ऊपर वो कम हो जाएगी। अब अगर वो कम हो जाएगी तो फिर ऑफ कोर्स जो यूएस डॉलर की जो डोमिनेंस है इन द ग्लोबल मॉनेटरी सिस्टम, वो जो है फिर खतरे में पड़ जाएगी, जिसकी वजह से यूएस को जो एक एडवांटेज मिला हुआ है ना अपने ट्रेड डेफिसिट को रन करने का, वो फिर कम हो जाएगा, जिसकी वजह से ऑफ कोर्स यूएस की अपनी इकोनॉमी जो है वो भी हिट हो सकती है। तो इस पे हम आज थोड़ी-सी बात करेंगे, लेकिन इससे पहले थोड़ा-सा हिस्ट्री पे हम जाते हैं और ये देखते हैं कि जो रिज़र्व करेंसी है, ये किस तरह सेट होती है।
अगर हम इस जो भी करंट हमारा मॉनेटरी सिस्टम है इसको देखें तो ये कोई बहुत पुराना नहीं है, ये है मैक्सिमम 60-70 ईयर्स ओल्ड, यानी कि 1944 से इस सिस्टम को सेटअप किया गया था, इसमें यूएस डॉलर एज अ रिजर्व करेंसी के तौर पे सेट हुआ और उस वक्त से लेके अब तक वो एज अ ग्लोबल डोमिनेंट करेंसी यूज हो रही है। इससे पहले मुख्तलिफ करेंसीज थी और ये सारी करेंसी सेट होती हैं सुपर पावर की डोमिनेंस की वजह से, यानी कि जो कंट्री या जो नेशन पूरी दुनिया पे रूल करती है एज ए एम्पायर, वो अपनी करेंसी लेके आते हैं। तो हिस्ट्री में हमने देखा है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट इससे पहले थी, जिनका ब्रिटिश राज जिसको हम कहते हैं सब कॉन्टिनेंट के अंदर, तो उनका ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द कंट्री, हाफ ऑफ द वर्ल्ड के ऊपर अपना उन्होंने एम्पायर सेट किया हुआ था। तो ऑफ कोर्स जो ट्रेड होती थी वो उनकी अपनी करेंसी में होती थी, तो रिजर्व करेंसी उनकी थी। इससे पहले डच की थी, इससे पहले स्पेनिश की थी। तो ये एक हिस्ट्री है जिसमें जो नेशन भी दुनिया पे अपना एम्पायर सेट करती है वो अपनी करेंसी लेके आती है, जिसके बाद वो करेंसी एज अ रिजर्व के तौर पे यूज होती है। और आप देखेंगे कि 1920 के बाद से यूएस डॉलर की इमरजेंस हुई और उस वक्त ब्रिटिश पाउंड जो था वो एक रिजर्व करेंसी का स्टेटस रखता था। और जैसे जैसे टाइम गुजरता गया, वर्ल्ड वॉर टू के बाद यूएस डॉलर जो है एक डोमिनेंट करेंसी के तौर पर सामने आया और फिर जो शेयर है उसका वो मैसिव होता गया कंपेयर टू अदर करेंसीज। इवन आप ब्रिटिश पाउंड को देखें वो अब नज़र नहीं आता इस पूरी चार्ट के ऊपर। तो जैपनीज येन है, हम्म। डच मार्क है, लेकिन फिर हमने देखा कि लास्ट 20 ईयर्स में यूरो की इमरजेंस हुई। वो भी एक एज ए रिजर्व करेंसी के तौर पे सामने आई कि इसको हम किस तरह यूएस डॉलर के अगेंस्ट सेट करें। लेकिन यूरो की अब तक लास्ट 30-40 ईयर्स के अंदर मेनली 21% शेयर है, जो अगर आप पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी के अंदर देखें। लेकिन अभी भी यूएस डॉलर ऑलमोस्ट 60% जो है अपनी डोमिनेंस रखता है वर्ल्ड स्टेटस के ऊपर। तो बिल्कुल इस ऐसे लिहाज ही से है। अगर आप देखें तो जो यूएस की डिपेंडेंस है इन टर्म्स ऑफ यूएस, यानी कि दूसरे कंट्री जो डिपेंड करते हैं यूएस डॉलर के ऊपर, वो काफ़ी मैसिव है, जो कि ओवरनाइट खत्म नहीं हो सकती। जो आप बहुत से यूट्यूबर्स को देखेंगे या जो मेजर इकोनॉमिस्ट हैं उनको भी सुनेंगे, वो एक ऐसा नैरेटिव पेश कर रहे हैं कि जैसे ही ओवरनाइट ये सारी चीज़ें खत्म हो जाएंगी और चाइना जो है वो सुपर पावर बन जाएगा और चाइनीज युआन जो है वो एक ग्लोबल करेंसी के तौर पर सामने आएगी। लेकिन अगर हम इस चार्ट को देखते हैं तो इससे लगता है कि ये एक पीरियड ऑफ डेकेड्स होता है जिसमें करेंसी चेंज होती है। ये ओवरनाइट प्रोसेस नहीं होता, इसमें काफ़ी टाइम लगता है। प्लस ये कि वो तो चाइना तो दूर की बात है, लोग तो इंडियन करेंसी को बोल रहे हैं आजकल के वो तो कतर में जो है ना एक्सेप्टेंस उसकी हो हुँ, रही है और पता नहीं ऐसी-ऐसी बातें। तो वो वही बात है कि यहाँ पर जब हम रहते हैं जीसीसी कंट्रीज़ में हम रह रहे हैं तो हमें पता है कि जो भी क करेंसी आप ले लें उसको यूएस डॉलर को या लेट्स से इनकी जो लोकल करेंसीज़ हैं या लेट्स से फॉर टू सम एक्सटेंट यूरो और लेट्स से पाउंड, इससे आगे की बात मीडियम ऑफ एक्सचेंज इस वक़्त नहीं है। चाइनीज़ युआन की बात कर लें, वो तो इंडियन रुपी तो बहुत बात की बात है। लेकिन चाइनीज़ युआन की बात करें तो इस वक़्त तो कुछ भी नहीं है। अगर इस वक़्त की कोई बिल्कुल। बात करें तो इस वक़्त तो एज़ सच इमीडिएटली तो कुछ भी नहीं हो रहा। लेकिन हाँ, जो बायलैटरल ट्रेड की बात हो रही है बिटवीन सऊदी एंड चाइना, जिसके अंदर वो कह रहे हैं कि हम युआन यूज़ करेंगे पेट्रोल के लिए, जो पेट्रो डॉलर को जो सबसे बड़ा एक खतरा आ गया है। तो उसके बारे में पहले तो पेट्रो डॉलर के बारे में कुछ बात करें, हिस्ट्री की बारे में बात करें कि जो हुँ। जो गोल्ड स्टैंडर्ड था 1970 के आस-पास जो खत्म हुआ था यूएस डॉलर का, उसकी थोड़ी-सी हिस्ट्री एंड देन पेट्रो डॉलर और फिर उसके बाद जो आज सिचुएशन है, उसके बारे में। हाँ, बिल्कुल। ये जो करंट सिस्टम है ना, ये 1944 में सेट हुआ था। ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट के नाम से इसको हिस्ट्री में जाना जाता है। और उस वक़्त बेसिकली सेकंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुई थी और जो ब्रिटिश उस वक़्त की लास्ट एम्पायर थी, उनको काफ़ी सेटबैक हुआ था उस वॉर के अंदर और फिर उनकी जो डोमिनेंस थी इन टर्म्स ऑफ ओवर ग्लोबल वर्ल्ड, वो खत्म हो गई थी। तो यूएस एक तरह से सुपर पावर के तौर पे सामने आया था, फिर उन्होंने अपनी यूएस डॉलर को एज़ अ रिज़र्व करेंसी के तौर पे सेट किया। और ये अगेन ये ओवरनाइट नहीं हुआ था, ये 1920 से स्टार्ट हो चुका था। यानी कि 1920 से लेके 1944 तक कोई आपके पास 24 इयर्स का अरसा है, जिसमें ये सारा प्रोसेस हुआ है। तो उसके बाद हुआ ये था कि यूएस डॉलर को एज़ अ रिज़र्व करेंसी सेट किया गया और जितने दूसरे कंट्रीज़ थे, वो अपनी-अपनी करेंसी को पेग कर रहे थे यूएस डॉलर के अगेंस्ट। और ये हुआ था तय कि तमाम कंट्रीज़ अपना गोल्ड फेडरल रिज़र्व के पास रखवाएँगे और फेडरल रिज़र्व उसके अगेंस्ट जो है वो यूएस डॉलर इश्यू करेगा, जो कि रिडीमेबल होगा तभी भी, जब कभी भी कंट्रीज़ को गोल्ड रिडीम करना होगा, वो अपनी करेंसी लाके देंगे और वो उसके अगेंस्ट गोल्ड हासिल कर लेंगे। अब हुआ ये कि 1944 से लेके 1971 तक यूएस गवर्नमेंट ने दबा के यूएस डॉलर छापे, यानी कि इतने छाप दिए कि उसके अगेंस्ट इक्विवेलेंट गोल्ड उनके पास था ही नहीं। तो ये चीज़ दे वर नॉट एबल टू जब वाक़या हो गई थी, डिफेंड दैट बिल्कुल, प्राइस।
तो जिसको हम आज बैंक रन के तौर पर जानते हैं, बेसिकली वो बैंक रन शुरू किया था फेडरल रिज़र्व के ऊपर। यानी कि तमाम कंट्रीज़ अपना-अपना गोल्ड लेने पहुँच गए और उनको पता चला कि गोल्ड उतना वहाँ पे मौजूद ही नहीं है। तो उसके बाद 1971 में जो रिचर्ड निक्सन उस वक़्त के सदर थे, उन्होंने वो जो गोल्ड विंडो थी वो उन्होंने क्लोज़ कर दी। बेसिकली यूएस गवर्नमेंट जो है डिफ़ॉल्ट हो गई थी अपने डेट ऑब्लिगेशंस के ऊपर, कि उन्होंने कह दिया कि भई हम हमारे पास इतना गोल्ड है नहीं और हम इस गोल्ड विंडो को खत्म कर रहे हैं। यानी कि देयर विल बी नो मोर गोल्ड रिडेम्पशन अगेंस्ट यूएस डॉलर। और फिर 1971 से लेके अब तक जो सिस्टम है हमारे पास वो एक फियाट करेंसी को कहते हैं। इसमें होता है कि करेंसी जो है उसकी कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है। यानी कि इट डज़न्ट इवन इक्विवेलेंट टू एनी गोल्ड और सिल्वर और एनी कमोडिटी। तो बेसिकली वो एक ट्रस्ट के ऊपर काम कर रही है कि लोगों का ट्रस्ट है यूएस गवर्नमेंट के ऊपर कि यूएस गवर्नमेंट जो है उस करेंसी की वैल्यू को बरकरार रखेगी और उस ट्रस्ट के ऊपर जो है सारी ट्रेड हो रही है, सारा बिजनेस हो रहा है। यानी कि फियाट करेंसी इटसेल्फ इट डजंट कैरी एनी वैल्यू एट ऑल हुँ, इन टर्म्स ऑफ इंट्रिंसिक वैल्यू। और फिर उसके बाद से यही सिस्टम अब तक चलता आ रहा है, लेकिन इस सिस्टम का सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक है वो ये है कि इसको एडवांटेज तो मिला यूएस को, क्योंकि यूएस फिर क्या करता है कि अपनी जो ट्रेड डेफिसिट है उसको रन करता है। यानी कि उनका जो ट्रेड बैलेंस अगर आप देखें, उनकी एक्सपोर्ट्स इतनी है ही नहीं जितना वो इम्पोर्ट करते हैं। लेकिन उसकी वजह से उनकी करेंसी पे इम्पैक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि करेंसी की यूएस डॉलर की डिमांड आउटसाइड यूएस इतनी ज़्यादा है कि चाहे वो कितना ही ट्रिलियन डॉलर का डेफिसिट रन कर लें, उनकी करेंसी पे हिट नहीं होता। यही सीन अगर पाकिस्तान करता है तो पाकिस्तान की करेंसी जो है फ्लोर पे आ जाती है। यानी कि उनका जो ट्रेड डेफिसिट है वो इतना बढ़ गया है, एक्सपोर्ट्स नहीं है, इम्पोर्ट्स ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से जो उनका फॉरेन रिज़र्व वो आउटफ्लो हो रहा है। डिप्लीट हो जाता है। उसकी हुँ, वजह से जो पाकिस्तानी रुपीज़ है की जो उसकी वैल्यू है वो नीचे गिर जाती है। तो कोई भी कंट्री अपना ट्रेड डेफिसिट अगर रन करे तो उसको फॉरेन हिट पड़ता है करेंसी के ऊपर, लेकिन यूएस को ऐसा नहीं होता। यूएस को एक एक्सॉर्बिटेंट प्रिविलेज हासिल है ग्लोबल रिजर्व करेंसी की वजह से, क्योंकि उसकी जो डिमांड है यूएस डॉलर की आउटसाइड यूएस, वो आई थिंक मल्टीपल फोल्ड्स है कंपेयर टू जो उनकी डोमेस्टिक डिमांड है यूएस कंट्री में। मतलब ये जो हम वॉर की बात कर रहे थे रशियन यूक्रेन की और उससे पहले भी जो इस तरह की कंट्रीज़ से लेट असाइड जापान वगैरह, जापान तो है ही प्रो यूएस, लेकिन लेट असाइड दोज़ कंट्रीज़ जो रशिया भी है, तो रशिया भी एक हद आई थिंक 2022 या 2021 तक उसकी जो मेजर इन्वेस्टमेंट्स थी वो यूएस ट्रेज़रीज़ के अंदर थी। इसी तरह से चाइना की भी बहुत मेजर इन्वेस्टमेंट्स यूएस ट्रेज़रीज़ के अंदर हैं। तो इस जैसे मुल्क भी अगर यूएस के अंदर इतना ज़्यादा मतलब उसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो यूएस को ऑफ कोर्स थोड़ा-सा मतलब एक फ़ील गुड फैक्टर आता है और वो कहता है कि यार अब तो जब ये कर रहे हैं तो हम तो जितना भी प्रिंटिंग कर लें तो कोई मसला नहीं है। तो वहाँ पर प्रिंटिंग बहुत हो रही है, लेकिन वहाँ पर बल्कि एक मैं बड़ा फ़नी सा मीम देख रहा था जिसके अंदर वो फेडरल रिज़र्व का जो वो लोगो था, उसके अंदर वो प्रिंटर बनाया हुआ था दोनों साइड पर उन्होंने। तो तो वो प्रिंटर है उनके पास और वो जब बिल्कुल। तक चलेगा जब तक फ़ेथ है लोगों को बाहर की गवर्नमेंट्स को कि यूएस जो है वो एक सुपर पावर है। लेकिन एक टाइम क्योंकि ये एक साइकिल है, जो अभी वीडियो हम देख रहे थे उसके अंदर भी हमें पता है कि वो एक साइकिल है, जो कि ऑलमोस्ट 90 ईयर्स टू 100 ईयर्स के अंदर वो सुपर पावर की एक साइकिल चेंज हो सकती है, जो कि हमने हुँ। पीछे भी देखी है। तो अगर वो इमिनेंट है और ये कोई भी चीज़ सुपर पावर हर वक़्त तो नहीं रह सकती, लेकिन वो कितना जल्दी होगी आज से लेट्स से 10 साल बाद होगी, 5 साल बाद होगी या 15 साल बाद होगी, ये अभी हम नहीं कह सकते। हाँ, और उसमें ये भी है कि जब ये रिज़र्व करेंसी का स्टेटस चेंज होता है ना, ये विदाउट वॉर नहीं होता। यानी कि अगर हुँ, हम लास्ट स्टेटस चेंज को देखते हैं, जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपनी करेंसी लूज़ की एज़ अ रिज़र्व करेंसी, उस वक़्त क्या हुआ था? उस वक़्त वर्ल्ड वॉर 2 हुई थी। इसमें जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है, उनको काफ़ी सिग्निफिकेंट सेटबैक हुआ था, उनकी सारी डोमिनेंस खत्म हो गई थी, उनको नुकसान हुआ था। इकोनॉमिकली भी, और जो इनकी मिलिट्री डोमिनेंस थी, वो भी खत्म हो गई थी। तो ये विदाउट वॉर नहीं होगा। यानी कि लोग समझ रहे हैं कि ईज़िली ओवरनाइट चाइना जो है वो डोमिनेट कर लेगा। यूएस हुँ। विदाउट वॉर इसको ऐसे आसानी से छोड़ने नहीं देगा। राइट, बिल्कुल, कोई बड़ा इवेंट होगा, जिसके बाद फिर कोई इस तरह की सिचुएशन होगी। ऑफ़ कोर्स यूएस ने थोड़ा-सा अपने आप को रिट्रैक्ट तो किया है, जैसे जो ग्लोबल इवेंट्स होते थे, ग्लोबल इश्यूज़ थे हुँ, दुनिया में जगह-जगह, वहाँ से थोड़ा-सा पीछे तो हटा है, लेकिन वो ऑफ़ कोर्स अपनी पावर नहीं छोड़ना चाहेगा। तो आजकल जो जो चल रहा है, जिसके अंदर अगर हम ब्रिक्स की बात करें, जो न्यूज़ आती है और जिस तरह से लेट्स से इवन अर्जेंटाइन जैसे कंट्रीज़ भी जो है, वो आँखें दिखा रहे होते हैं। तो उसके अंदर क्या सिचुएशन है अभी ब्रिक्स क्या कोई इन्होंने ऑफ़िशियली बोला है कि हम अब यूएस डॉलर्स को डंप करके अपनी करेंसीज़ लेकर आएँगे? मेरे ख़्याल से ऑफ़िशियली अभी तक नहीं बोला है उन्होंने। लेकिन हाँ। जो लोग उससे इंडिकेशन ले रहे हैं वो इसी तरह की है। हाँ, इन्होंने अनाउंसमेंट तो की है रशिया और चाइना ने कि वो मिल के एक और कॉमन करेंसी पे काम कर रहे हैं, जिसके हुँ, बाद जो ब्रिक्स कंट्रीज़ हैं वो आपस में उस करेंसी में ट्रांज़ैक्शंस करेंगे।
तो ये कब होता है, नोबडी नोज, लेकिन हाँ, मतलब इसकी ऑफिशियल अनाउंस नहीं किया कि कब होगा, हाँ, क्योंकि ये एक ऐसा चीज़ तो नहीं है जिसका टाइम फ्रेम आप अभी इस वक़्त मिल जाए। अगर कोई टाइम बिल्कुल, फ्रेम दे देता है तो फिर पैनिक की बात हो सकती है। बिल्कुल। और फिर इसमें देखना ये है कि ये क्यों हुआ है? इसमें जो मेन फैक्टर जो एज़ अ कैटलिस्ट यूज़ हुआ है, वो है रशिया की वॉर। यानी कि जब रशिया ने यूक्रेन पे इन्वेजन शुरू की, तो सबसे पहले जो यूएस गवर्नमेंट और जो यूरोपियन गवर्नमेंट है, यानी कि वेस्ट जिसको हम कहते हैं, वेस्ट ब्लॉक, उन्होंने रशिया के सारे एसेट्स जो थे, जो दूसरे सेंट्रल बैंक्स में रखे हुए थे, वो फ्रीज़ कर दिए। यानी कि रशिया ने जो यूएस ट्रेज़रीज़ बाय की हुई थी, और फिर उनको यूएस डॉलर की फॉर्म में रखा हुआ था दूसरे सेंट्रल बैंक्स के अंदर, वो सारा का सारा जो है उनका एसेट वो फ्रीज़ कर दिया और कट ऑफ कर दिया। यानी कि विदिन अ ब्लिंक ऑफ आई सिस्टम ऐसा बना हुआ है कि जो वेस्ट ब्लॉक है, ये आप किसी भी तरह कैंसल कर सकते हैं फ्रॉम ग्लोबल मॉनेटरी सिस्टम से। और फिर जो स्विफ्ट के ऊपर उनको बैन लगाया, उस पे उनको अलग जो है सेटबैक हुआ। तो उससे बिल्कुल, जो दूसरे कंट्रीज़ हैं, जिनको हम इमर्जिंग इकोनॉमीज़ कहते हैं, वो ये सोचने में मजबूर हो गए कि भई हम क्यों अपने एसेट्स को ऐसी करेंसी में रखें, जो ओवरनाइट किसी भी पॉलिटिकल इश्यू की वजह से हमें कट ऑफ कर सकता है। ठीक है? तो वो एक आई ओपनिंग एक सिनेरियो क्रिएट हुआ दूसरे कंट्रीज़ के लिए कि भई दैट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी अ, अनरिलायबल सिचुएशन कि कल को अगर हमारे साथ भी कुछ हो जाता है यूएस गवर्नमेंट या वेस्ट के खिलाफ, तो हमें भी 2 मिनट के अंदर ये सिस्टम जो है कट ऑफ कर देगा और हमारे जितने भी एसेट्स हैं वो सब ज़ाया हो जाएँगे। तो उसके बाद कंट्रीज़ को ये सोचने में मजबूर हो गए कि भई कुछ ना कुछ हमें करना पड़ेगा ताकि हम अपनी रिलायंस जो है वो यूएस डॉलर पे कम से कम रखें। अब अगेन वो ओवरनाइट तो होगी नहीं, लेकिन ये इट्स अ प्रोसेस दैट हैज़ बीन स्टार्टेड। अब ये कितना टाइम लगता है? 10 साल, 20 साल, 15 साल, नोबडी नोज़, लेकिन आई थिंक इवेंचुअली दिस इज़ गोइंग टू हैपन। लोगों को परेशानी है वो ये कि यार हम डॉलर, क्योंकि पहले तो लोगों को परेशानी होती थी कि भाई पाकिस्तानी रुपी डिप्रिशिएट हो रहा है तो अब इसका क्या करें, हम डॉलर में कन्वर्ट कर लें। अब जो हुँ, हुँ, डॉलर्स वाले हैं वो कहेंगे कि यार अब हम क्या करें, क्योंकि हर बंदे को हर वक़्त परेशानी रहती है। अगर पर्सनल लेवल पे बात करें, तो मेरे हुँ, ख्याल से तो मैं ये समझता हूँ कि अगले 5 साल तक तो कोई मेजर डिफरेंस नहीं आना। अगर आपको अपने मेजर कोई खर्चे करने हैं अगले 5 साल तक, तो 5 साल तो ऐसा टाइम है जिसके अंदर आप इसको डॉलर पे रिलायंस कर सकते हैं, और उसके बाद के लिए मैं ये कहता हूँ कि थोड़ा बहुत आप गोल्ड लेके रख लें, अब क्योंकि सिचुएशन ऐसी आ रही है कि थोड़ा बहुत आपको गोल्ड के अंदर अपनी जो जो इन्वेस्टमेंट्स है उनको थोड़ा-सा इंक्रीज़ हुँ, करना चाहिए। हालाँकि बिल्कुल। अगेन वही बात है कि मुझे फिर भी नहीं लगता कि गोल्ड एज़ सच कोई वैल्यू प्रोवाइड कर रहा होता है। लेकिन क्योंकि हर चीज़ अगर स्टॉक मार्केट को भी देख लें और ग्लोबल इकोनॉमी को भी देख लें, वो यूएस पे रिलाई कर रही होती है, और अगर यूएस की रिलायंस कम होती है, तो फिर आपके ये जितने भी एसेट्स हैं, और ये एसेट्स इस वक़्त बबल हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि यूएस की हाउसिंग मार्केट ले लें या लेट्स से हाँ, वेस्ट की हाउसिंग मार्केट ले लें या स्टॉक मार्केट को ले लें। ये बबल तो है, मतलब ठीक है, कंपनीज़ बिल्कुल। अच्छा परफ़ॉर्म कर रही हैं, लेकिन एक ख़ास लेवल से बहुत ज़्यादा ऊपर परफ़ॉर्म कर, मतलब उसकी जो प्राइसिंग है, तो ये कम बिल्कुल, हो सकती है। हाँ। अच्छा, इसमें देखना ये है कि क्या दुनिया के जो दूसरे मुल्क हैं, वो उस तरह से चाइनीज़ गवर्नमेंट पे ट्रस्ट करेंगे या नहीं? दैट इज़ अ बिग क्वेश्चन दैट आई थिंक एवरीबॉडी हैज़ टू आंसर। लाइक इस वक़्त जो है पूरी दुनिया यूएस गवर्नमेंट पे ट्रस्ट करती है कि यूएस गवर्नमेंट जो है वो यूएस डॉलर की जो वैल्यू है, वो बरकरार रखेगी अगेंस्ट अदर फिएट करेंसी। अच्छा, 2 चीज़ें हैं ना, कि एक तो है कि यूएस डॉलर अपनी परचेज़िंग पावर खो रहा है अगेंस्ट कमोडिटीज़, यानी कि ऑयल हुँ, हो गया, गैस हो गया, मिनरल्स हो गए, हाउसिंग हो गई। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जिसके अगेंस्ट यूएस डॉलर की जो परचेज़िंग पावर है, वो तो लूज़ हो रही है। वो हमें एक ग्राफ है जिसमें आपको नज़र आएगा कि यूएस डॉलर की जो परचेज़िंग वैल्यू है, वो ओवर लेट्स से 50 ईयर्स किस तरह लूज़ हुई है। लेकिन एक चीज़ होती है कि यूएस डॉलर को अगेंस्ट अदर करेंसीज़ के हम मेज़र करते हैं, जिसको हम डीएक्सवाई कहते हैं। ये एक इंडेक्स है जिस पे आपको ये पता चलता है कि यूएस डॉलर की जो वैल्यू है अगेंस्ट अदर करेंसीज़ वो कितनी है। अगर हम उसको देखते हैं तो वो तो इस वक़्त ऑल टाइम हाई है, यानी कि ओवर 100 अ, इंडेक्स इसकी वैल्यू है, जो अभी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है अगेंस्ट अदर करेंसी। अच्छा, इसमें करेंसीज़ कौन-सी है? इसमें जैपनीज़ येन है, इसमें ब्रिटिश पाउंड है, इसमें चाइनीज़ यन अब शामिल हो रहा है, हुँ, लेकिन पहले नहीं था। लेकिन जो मेजर यूरोपियन करेंसीज़ हैं, वो इसमें शामिल हैं। वो इस वक़्त टर्मॉइल का शिकार हैं दूसरी करेंसीज़, और उसके अगेंस्ट यूएस डॉलर अभी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो अगर आप एक इमर्जिंग कंट्री में रह रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल टर्की में या पाकिस्तान में, और आपको अपनी परचेज़िंग पावर को जो है वो प्रोटेक्ट करना है, तो आपके पास क्या चॉइस है? आपके पास 3 चॉइस है खाली ना। या तो आप गोल्ड बाय करें, ठीक है? या आप उसको यूएस डॉलर में कन्वर्ट करके रखें, या आप कोई ऐसी करेंसी लें जो कि इंडिपेंडेंट हो इस सिस्टम से, यानी कि बिटकॉइन। इसके अलावा आपके पास कोई चौथी चॉइस है नहीं जिसमें आप अपनी परचेज़िंग पावर को प्रोटेक्ट करें। या तो आप रियल एस्टेट बाय करें, ऑफ कोर्स रियल एस्टेट ऑफ कोर्स उसमें काफ़ी
रिस्क भी इन्वॉल्व है। रिस्क तो खैर बिटकॉइन में भी है, लेकिन इन टर्म्स ऑफ प्रोटेक्टिंग योर परचेसिंग पावर आपके पास यही 3 या 4 ऑप्शंस हैं, इसके अलावा कोई है नहीं। अब आप अगर ये सोचें कि मैंने चाइनीज़ युआन लेके बाय करना है और मैं अपनी परचेसिंग पावर उसमें रखता हूँ, तो क्या आप वाक़ई में चाइनीज़ गवर्नमेंट पर ट्रस्ट कर सकते हैं इस वक़्त कि चाइनीज़ गवर्नमेंट अपनी जो जो करेंसी है उसको प्रोटेक्ट करेगी? और दूसरी चीज़ ये है कि यूएस जो है या जो वेस्टर्न वर्ल्ड है, वो काफ़ी ओपन है इन टर्म्स ऑफ कैपिटल मार्केट्स, यानी कि उसमें काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो प्ले करती हैं इन टर्म्स ऑफ क्रिएटिंग ए बिज़नेस एनवायरनमेंट। चाइनीज़ की कैपिटल मार्केट्स वो बिल्कुल स्टेट ओन्ड है। किसी बैंक्स को कोई इख्तियार नहीं है कि वो अपनी इंडिपेंडेंट पॉलिसी रन कर सकता है, वो सारा कुछ टॉप टू बॉटम आता है। तो क्या कंट्रीज़ इस लेवल पे ट्रस्ट करना चाहेंगे क्या जो चाइनीज़ गवर्नमेंट को कि वो एक सिंगल अथॉरिटी हो और वो सारी चीज़ें कंट्रोल करे, जो कि बिल्कुल, काफ़ी रिस्की बिल्कुल सिनेरियो ऐसे है। ही है मतलब इसमें हमने अभी रिसेंटली भी देखा है ना कि जैक मा के साथ जो हुआ, उसको उसको हुँ, अंडरग्राउंड कर दिया गया। और ये चाइना बिल्कुल, तो कभी भी किसी के साथ भी चाइना में इवन यूएस के अंदर भी हो जाता है जो एडवर्ड स्नोडेन का जो केस है, लेकिन वो हुँ, बड़ा आइसोलेटेड इंसिडेंट्स इस तरह के हो रहे होते हैं। चाइना में ये सब कुछ छुप-छुपा के ऐसा हो रहा होता है कि आप उस पे डिपेंड नहीं कर सकते। कि आप अपने बिल्कुल, पैसे वहाँ रखवा दें। मतलब यूएस तो चलो रशिया के साथ उसने किया, लेकिन चाइना तो किसी के साथ भी कर सकता है फिर। वो उसको एज़ अ पावर भी यूज़ कर सकता है। तो बिल्कुल, वाक़ई ये चीज़ एक इवन चाइना को ले लें, रशिया को ले लें, फिर बाकी अगर इंडिया को लेना है उसके अंदर, ब्राज़ील को लेना है, ये वो उस तरह के स्टेबल कंट्रीज़ नहीं है जहाँ पर आप अपने पैसे रखवा सकें विद सिक्योरिटी, विद पीस ऑफ माइंड, जो कि आप यूएस में फिर भी कर सकते हैं। जितनी भी हाँ। बड़ी कंपनीज़ हैं इस वक़्त एप्पल, गूगल और ये तो इंटेलिजेंस कंपनीज़ है ना, जो फेसबुक इस तरह की कंपनीज़ ठीक है, चाइना की तरफ से टिकटॉक आ गया है, लेकिन जिस तरह से ये कंपनीज़ काम कर रही हैं, वो मेरा नहीं ख्याल कि ये और फिर जो एआई का जो सिचुएशन है, वो जो यूएस के अंदर एक पावर हाउस है एआई का, मुझे नहीं लगता कि यूएस का बहुत जल्द कोई जो स्ट्रॉन्ग होल्ड है वो ब्रेक होगा। ये बहुत अच्छा पॉइंट है, क्योंकि एक चीज़ है कि गवर्नमेंट अपनी करेंसी को किस तरह सेट कर रही है इन टर्म्स ऑफ कीपिंग देयर रिजर्व एसेट्स, यानी कि सेंट्रल बैंक्स आपके जो रिजर्व एसेट्स होते हैं वो सेंट्रल बैंक में होते हैं ना। तो एक तो ये चीज़ है कि सेंट्रल बैंक किस तरह से अपना रिजर्व्स को डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। दूसरी चीज़ है कि जो बिजनेसेस हैं, इंडिपेंडेंट बिजनेसेस, वो किस तरह ट्रेड कर रहे हैं इंटरनेशनल ग्लोबल मार्केट के साथ। क्या एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेज़न अपनी ट्रांज़ैक्शन चाइनीज़ युआन में सेटल करने के लिए तैयार हैं? आई डोंट नो, ये एक बिग क्वेश्चन है कि जो इंटरनेशनल ट्रेड होनी है मुख्तलिफ बिज़नेसेस के दरमियान, वो तो इंडिपेंडेंट होनी है ना, वो किसी कंट्री के इन्फ्लुएंस में तो नहीं होनी। तो क्या हुँ। वो तमाम कंपनीज़ जो हैं अपने-अपने ट्रांज़ैक्शंस, अपनी अर्निंग रिपोर्ट्स वो सारी चाइनीज़ युआन में रखने के लिए तैयार हैं? ये एक बिग क्वेश्चन है। तो आई थिंक इवेंचुअली यूएस डॉलर की डोमिनेंस पे खतरा तो है, लेकिन ऑफ कोर्स इट विल टेक डेकेड्स इफ नॉट सेंचुरीज़ इन माय ओपिनियन। और दूसरी चीज़ वो ये है, कि ये ग्राफ अगर आप देखें तो इसमें आपको नज़र आ रहा है कि जो इस वक़्त पूरी दुनिया में एक चीज़ होती है हिडन डेट। वो क्या चीज़ है? वो ये चीज़ है कि ये बैलेंस शीट्स के ऊपर नहीं है। यानी कि एक तो डेट है ना जो बैंक्स की बैलेंस शीट पे है, यानी बैंक्स ने ट्रेज़रीज़ बाय की हुई हैं या डिफरेंट किस्म के एसेट्स बाय किए हुए हैं जो उनकी बैलेंस शीट पे डिक्लेयर्ड हैं। एक चीज़ होती है हिडन डेट, वो क्या होता है कि जब दूसरी कॉर्पोरेशंस या सेंट्रल बैंक को इमरजेंसी केसेस के अंदर यूएस डॉलर चाहिए होता है, तो वो एक चीज़ होती है स्वैप लाइन्स, वो सेंट्रल बैंक्स के दरमियान आपस में खुली हुई होती है। तो वो स्वैप लाइन्स बेसिकली जो है वो आउट ऑफ द विंडो सेटलमेंट होती है, यानी कि आपको लेट्स से 1 ट्रिलियन डॉलर चाहिए फॉर एग्जांपल, आप स्विस बैंक हैं, आपको इमरजेंसी में 1 ट्रिलियन डॉलर चाहिए। आप स्वैप लाइन यूज़ करके फेडरल रिजर्व से डायरेक्ट जो है वो 1 ट्रिलियन डॉलर हासिल कर लेंगे विदाउट मूविंग द मार्केट। अगर आप ओपन मार्केट से 1 ट्रिलियन डॉलर खरीदते हैं, आप एकदम मार्केट मूव कर देंगे। डॉलर की वैल्यू जो है ना एकदम फ्लक्चुएट होना शुरू हो जाएगी। उसको बचाने के लिए ये स्वैप लाइन्स क्रिएट की जाती हैं। लेकिन इन स्वैप लाइन्स की वजह से जो डेट मिलता है इनको, वो ऑफ बैलेंस शीट होता है। तो जो ऑफ बैलेंस शीट इस वक़्त डेट है दुनिया में वो है 65 ट्रिलियन डॉलर, जो कि 2 टाइम्स ज़्यादा है जो ऑन बैलेंस शीट डेट है। तो इन टोटल यानी कि अगर आप देखें तो इट्स अराउंड 100 ट्रिलियन डॉलर का डेट इस वक़्त दुनिया में है, जो कि आउटसाइड यूएस डॉलर्स रखा हुआ है। तो अगर रिज़र्व करेंसी चेंज होती है, तो इस डेट का क्या होगा? इस डेट को किसी तरह सेटल करना पड़ेगा या इसको भी मूव करना पड़ेगा किसी और करेंसी में। असल में जो एक कॉमन एक एवरेज बंदा है ना, वो देखता है कि यूएस डॉलर की जो ज़रूरत है ना, वो सिर्फ़ ग्लोबल ट्रेड के अंदर है। यानी कि पेट्रो डॉलर जो सिस्टम है, अगर आपने ऑयल खरीदना है तो आपको यूएस डॉलर के अंदर उसकी ट्रांज़ैक्शन को सेटल करना पड़ेगा। लेकिन ये जो रिज़र्व करेंसी का जो मैकेनिज़्म है, ये बियॉन्ड ट्रांज़ैक्शन है। इस अगर हम ग्राफ को देखते हैं, तो ये आपको बता रहा है कि किस तरह
जो फॉरेन रिजर्व्स हैं वो डोमिनेटेड हैं यूएस डॉलर के अंदर अक्रॉस द वर्ल्ड, यानी कि 60% दुनिया के जो फॉरेन रिजर्व्स हैं वो इस वक्त यूएस डॉलर के अंदर है। यानी कि जो सेंट्रल बैंक्स हैं, स्विस बैंक, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उनके पास यूएस डॉलर की एज अ रिजर्व के तौर पर उन्होंने एसेट रखे हुए हैं। तो टोटल अक्रॉस द ग्लोब वो 60% एक्यूमुलेट होता है। फिर अगर हम देखते हैं कि जो फॉरेन एक्सचेंजेस हैं इन टर्म्स ऑफ अदर करेंसीज ब्रेकडाउन, तो यूएस डॉलर जो है वो अराउंड 60% है, और जो दूसरे नंबर पे है वो यूरो है, जो कि तकरीबन 20% के करीब है। उसके बाद जाके नंबर आता है ब्रिटिश पाउंड का, जापानीज येन का, और फिर चाइनीज रेमबी, यानी कि चाइनीज की जो रेमबी की जो शेयर है इन टर्म्स ऑफ द ग्लोबल फॉरेन रिजर्व्स, वो मेयरली 5% है इस वक्त। ठीक है, वो बढ़ गया है पिछले 5 सालों के अंदर, लेकिन अभी भी वो नो वेयर नियर टू स्टैंड अगेंस्ट यूएस डॉलर। तो ये चीज़ें हमें देखनी चाहिए कि क्या ये ओवरनाइट चेंज हो जाएगा? मेरे ख्याल में तो नहीं होगा। इसको 10-15 साल, 20 साल लगेंगे। अब लास्ट ईयर के अंदर जो इंटरेस्ट रेट बढ़ा है यूएस में, फ्रॉम 0.25 से लेके अब 5 पे चले गया है। तो ये जो सारा का सारा हिडन डाटा जब ये रीफाइनेंस होगा, तो आप सोचें कि इससे कितना इम्पैक्ट पड़ेगा ग्लोबल इकोनॉमी के ऊपर। तो ये भी एक हम्म, किस्म का रिस्क है बहुत बड़ा, जो इस वक्त हमारे सर पे मंडला रहा है कि ये सारा का सारा डेट जब रीफाइनेंस होगा, तो इसका जो इम्पैक्ट पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ रिसेशन, दैट इज गोइंग टू बी बिग वन। तो ये ग्राफ आपको बता रहा है कि आउटसाइड यूएस वो कौन कौन से कंट्रीज हैं जिन्होंने यूएस ट्रेजरीज को एज ए डेट के तौर पर बाई किया हुआ है। तो राइट, इसमें राइट। सबसे बिगेस्ट शेयर जो है वो जापान का है। 1.1 ट्रिलियन डॉलर की ट्रेजरीज जापानीज सेंट्रल बैंक के पास है। और उसके बाद चाइना का नंबर आता है जो कि क्लोज टू 1 ट्रिलियन डॉलर है, 867। लेकिन चाइना रिसेंटली अपनी जो होल्डिंग है यूएस ट्रेजरी की, वो बहुत तेजी से कम करना शुरू कर दी है। लेकिन इसके इसके अलावा अगर आप देखें, जो पूरी दुनिया के पास यूएस डॉलर का डेट है वो कितना ज़्यादा है। यानी कि इस पूरे डेट सिस्टम को ख़त्म करने का जो प्रोसेस है, इट विल टेक 20 ईयर्स, 30 ईयर्स, हू नोस। ये ओवरनाइट हम्म, चीज़ें ख़त्म नहीं हो सकती ना। तो अक्सर जो लोग बात करते हैं ना यूएस डॉलर की डोमिनेंस ख़त्म होने का, वो सिर्फ ये देखते हैं कि भाई ट्रांजैक्शन जो है वो चेंज हो जाए सेटल करने की। यानी कि अगर आपने ऑयल बाय करना है सऊदीया से, तो आप चाइनीज़ युआन में बाय करना शुरू कर दें। ठीक है, वो कर सकते हैं। राइट। बट उसका जो हाँ। इम्पैक्ट इस पूरे सिस्टम पे पड़ेगा वो नेग्लिजिबल है बिल्कुल। क्योंकि वो करंट है ना, ये तो पीछे से 20, 25, 30 सालों से जो चलता हुआ आ रहा है और रोल ओवर हो रहा है, और ये तो बिल्कुल, एक एक पहाड़ जो बन गया है, ये ऐसे नहीं खत्म हो सकता। तो बिल्कुल। ये भी एक और मसला इसकी है कि वजह क्या है? हम इसको हुँ, इसकी वजह ये है ना कि क्यों यूके की गवर्नमेंट 655 बिलियन डॉलर की ट्रेजरीज लेके बैठी हुई है। उसकी वजह ये है कि उनकी जो अपनी करेंसी है वो फ्लक्चुएशन का शिकार है। यानी कि जो लास्ट ईयर, अगर आपको याद होगा कि यूएस में, यूके में जो एक टर्मोइल आया था बॉन्ड मार्केट में, जिसकी वजह से उनकी जो करेंसी वो टैंक कर गई थी अगेंस्ट यूएस डॉलर। हुँ, तो हुँ, उस फ्लक्चुएशंस से अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए दीज सेंट्रल बैंक्स ये बाय करते हैं यूएस ट्रेजरीज को, ताकि अपने आप को हेज कर सकें इस तरह की फ्लक्चुएशन से बचने के लिए। तो ये मेन वजूहत हैं जिसकी जिसकी वजह से जो दूसरे कंट्रीज हैं उन्होंने ये यूएस डॉलर का डेट लेके रखा हुआ है अपनी बैलेंस शीट पे। अदरवाइज दे आर वेरी वल्नरेबल अगेंस्ट दीज करेंसी फ्लक्चुएशंस। ठीक है। अच्छा, चलो यार, ये तो मुझे समझ में आ रहा है ना, पूरा ग्लोबल एस्पेक्ट को देख रहे हैं हम इसको। लेकिन अगर लेट्स से हम छोटे लेवल पे आ जाएँ और हम बात करें साउथ एशियन कंट्रीज़ की, साउथ एशियन में भी हटा दें आप, लेट्स से श्रीलंका, पाकिस्तान जैसे मुल्कों की बात करें। हम्म, तो उ उस केस के अंदर कुछ लोग तो खुश होंगे कि यार ठीक है, हमारा तो कर्ज़ा ही यूएस डॉलर में था, वो खत्म हो जाएगा तो अच्छा है, हमें फिर वो चीज़ें उस तरह से नहीं होंगी। लेकिन ऑब्लिगेशन तो आपकी है ना, तो डेट तो आपको वापस करना ही करना है। लेकिन उस बिल्कुल। केस में अगर लेट्स से हम कहें कि पन डाउन द लाइन 15 इयर्स के बाद ये इसकी डोमिनेंस खत्म होती है यूएस की। लेट्स से हम्म। हाइपोथेटिकल एग्ज़ाम्पल, उस केस में पाकिस्तान के साथ क्या होगा और उसकी जो जो डेट है वो उसका क्या होगा? देखिए, जो डेट ऑब्लिगेशंस करंटली हैं वो तो अपनी जगह रहेंगी, वो कहीं वाइप आउट नहीं हो जाएंगी इस तरह से। तो ये सोचना कि जो पाकिस्तान पे फॉरेन डेट है वो एकदम खत्म हो जाएगा, दैट इज नॉट वाइबल ऑप्शन। अच्छा, इसमें होना ये है कि अक्सर लोग कहते हैं कि यूएस डॉलर जो है वो बिल्कुल नीचे आ जाएगा कंपेयर टू अदर करेंसीज। लेकिन मेरा हुँ, क्वेश्चन ये होता है कि जो दूसरी करेंसीज हैं उनका क्या हाल होगा। यानी कि आप ये हुँ, समझ रहे हैं कि यूएस डॉलर नीचे आ जाएगा और इंडियन रुपी और पाकिस्तानी रुपी जो है वो एकदम शूट ऑफ कर जाएंगे। ये तो एकदम बचकाना बात है ना। यानी कि करेंसीज जो इस वक्त लॉन्ग स्टैंडिंग करेंसीज हैं वो यूएस डॉलर है। यानी कि यूएस अगर करेंसी मार्केट में टर्मोइल आया भी, तो यूएस डॉलर इज गोइंग टू बी द लास्ट मैन स्टैंडिंग। उससे पहले जो हुँ, दूसरी करेंसीज हैं वो जो है जीरो पे जाएंगी। और प्रिडिक्शन है वो ये है कि जो कंट्रीज कमोडिटीज प्रोड्यूस करते हैं,
वो जो है इस पूरे प्रोसेस में एज़ अ विनर शामिल होंगे। यानी कि अगर यूएस डॉलर ख़त्म होगा, क्योंकि यूएस डॉलर के पीछे कुछ कोई कोई कमोडिटी नहीं है ना, तो अगर यूएस डॉलर ख़त्म होगा, ठीक है, यूएस का नुकसान होगा, लेकिन हू विल बी द विनर? विनर वो होंगे जिनके पास कमोडिटी प्रोड्यूसिंग पावर होगी, जिसमें रशिया ऑफ कोर्स शामिल है, इसमें चाइना शामिल है। एग्रीकल्चर कंट्रीज़, पाकिस्तान को उसमें शामिल होना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान के अपने हालात जब तक डिफरेंट हैं। तो वो कंट्रीज़ जो कमोडिटी प्रोड्यूस करते हैं, दे विल बी द वन टू टेक एडवांटेज ऑफ दैट ओल क्राइसिस। तो हुँ, लेकिन उससे पहले पाकिस्तान को अपने जो करंट फाइनेंशियल जो हालात हैं, उसको तो बेहतर करना पड़ेगा ना, जो उनके पास एक्सटर्नल डेट है, आईएमएफ के ज़रिए या दूसरे कंट्री के ज़रिए, वो तो उनको पे बैक करना है। अब वो किस फॉर्म में करना है, हू नोज़, लेकिन वो ऑब्लिगेशन जो है वो कहीं जाएँगी नहीं। हुँ। नहीं उसमें डेट के साथ तो सारी दुनिया चल रही है ना, हम तो अगर डेट टू जीडीपी रेशियो देखें पाकिस्तान का तो इतना बुरा नहीं है। मसला पाकिस्तान का मेरे ख़्याल से जो है ना वो स्टेबिलिटी का है। अगर वन्स स्टेबिलिटी आ जाती है तो इन्वेस्टमेंट्स भी आना शुरू हो जाएँगी, जब डॉलर इनफ्लो होना शुरू हो जाएगा तो ऑफ कोर्स बिल्कुल, आपका रिज़र्व बढ़ना शुरू हो जाएँगे। आपकी एक्सपोर्ट लॉन्ग टर्म में आप देखें तो आपको एक्सपोर्ट बढ़ानी पड़ेंगी। होने को सब कुछ हो सकता है, लेकिन हुँ, विल होनी चाहिए जो ऊपर बैठे हुए हैं जो रूलर्स बैठे हुए हैं, बिल्कुल, उनकी विल होनी चाहिए। अदरवाइज़ कोई ऐसा ही है। इतना बड़ा भी मसला नहीं है। मतलब आपको स्टेबिलिटी सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कोई भी इन्वेस्टर बगैर स्टेबिलिटी के किसी भी कंट्री के अंदर नहीं जाता। आज आप बिल्कुल, कुछ कह रहे होते हैं, कल आपकी जो है ना 180 डिग्री आप अपना स्टांस चेंज कर लेते हैं किसी भी इन्वेस्टमेंट के बारे में। अभी टेलीकॉम की हाल देख लो वहाँ पर अब बात हो रही है कि हम रुपीज़ के अंदर जो है वो इन्वेस्टमेंट करेंगे, जो टेलीकॉम ऑपरेटर्स हैं, उनको डॉलर में वायबिलिटी नहीं बन रही है। इसी तरह और बहुत सारी जो इंडस्ट्रीज़ हैं, जो कि इम्पोर्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज़ तो खत्म हो चुकी हैं, मैं जितने लोगों से अभी बात कर रहा हूँ, उनके तो सारे बिज़नेसेस खत्म हो गए। और ये हुँ, मसला इसका ये है कि आज हो सकता है, लेट्स से 10 दिन बाद हो सकता है कोई एकदम से पॉलिसी चेंज हो, आपको थोड़े से पैसे आ जाएँ, आप दोबारा से खोल दें इम्पोर्ट्स। फिर हुँ, 2 महीने बाद आपको ख़्याल आया नहीं, नहीं यार वो दोबारा से जो है ना वो रिज़र्व ख़त्म हो रहे हैं, दोबारा से आप उसको ब्लॉक करें। तो ये कंसिस्टेंसी जो है ना पॉलिसीज़ की, ये इम्पोर्टेंट है। अपार्ट फ्रॉम कि वो आपकी लॉन्ग टर्म में क्या मसले हैं, शॉर्ट टर्म में आपको जो स्टेबिलिटी है, ये सब कुछ आपको विन करवा सकती है। लेकिन स्टेबिलिटी मुझे नहीं लगता कि अभी इवन इलेक्शंस भी हो जाएँगे तब भी आई डोंट नो एग्ज़ैक्टली। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी तो बहुत ज़रूरी है। और फिर अगर हम देखते हैं जितनी भी कंट्रीज़ में ग्रोथ हुई है, चाहे वेस्टर्न कंट्रीज़ हो, चाइना इवन, अ, वो सारी डेट के ऊपर होती है। यानी कि डेट आपके पास ऑप्शन होना चाहिए, ताकि तभी तो इंडस्ट्रीज़ ग्रो करती हैं। यानी कि इंडस्ट्रीज़ को कैपिटल कहाँ से मिलेगा? वो आप हुँ, डेट लेके ही कर सकते हैं ना। तो डेट अगर आपके पास इंटरनल मौजूद नहीं है, तो आपको एक्सटर्नल लेना पड़ता है। और एक्सटर्नल डेट हुँ, तब मिलेगा जब आपके पास पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी कंट्री के अंदर। तो ऑफ कोर्स बिल्कुल सही कहा बिल्कुल, तुमने कि स्टेबिलिटी आना बहुत ज़रूरी है, इससे पहले कि आप किसी भी तरफ इम्प्रूवमेंट को देखें। स्टेबिलिटी नहीं होगी तो कोई भी अपनी फाइनेंसिंग जो है वो इस कंट्री में नहीं कर सकता, क्योंकि आपको पता ही नहीं कि कल को क्या हो जाए। कल दूसरी गवर्नमेंट आ जाए, वो अपनी पॉलिसी चेंज कर दे, और जो भी उनकी जो फाइनेंसिंग की हुई है वो सारी की सारी ज़ाया हो जाए। तो कोई भी इस तरह का रिस्क लेना नहीं चाहेगा। बिल्कुल। चलो यार यासीन इट वाज़ अ फ्रूटफुल डिस्कशन थोड़ा बहुत हो सकता है जो लोग लोग देख रहे हों अभी तक हुँ, आफ्टर हाफ एन आवर मार्क हो सकता है कुछ लोग बचे हुए हों अभी तक देख रहे हों, तो वो उनको कोई ना कोई वैल्यू मिली हो इसके अंदर। तो प्लीज़ कमेंट में लिख के बताएँ कि आपको कोई वैल्यू मिली है और इस तरह के और टॉपिक्स के ऊपर अगर डिस्कशन करनी है तो प्लीज़ वो भी बताएँ ताकि हम उसको फ्यूचर में अपनी पॉडकास्ट का पार्ट बनाएँ और यासीन के जितने भी सोशल मीडिया हैंडल्स हैं वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाले हैं। बाय द वे यासीन मैंने तुम्हारी एक टिकटॉक था जिसकी बेसिस पे एक वीडियो बनाई थी वो अभी तक अपलोड नहीं हुई है। फॉर सम रीज़न लेकिन वो भी आने वाली है, तो मैं लोगों को कहूँगा कि वो टिकटॉक और यूट्यूब पे फ़ॉलो करें यासीन को और इन द एंड यासीन एनीथिंग यू वांट टू से? नहीं, गुड टू बी बैक ऑन योर चैनल वली, थैंक यू वेरी मच। और ये चीज़ें काफ़ी इम्पोर्टेंट है हम जैसे लोगों के लिए जो इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं। तो आपको ये एक मैक्रो व्यू होना ज़रूरी है, क्योंकि काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है इन मैक्रो व्यू से ग्लोबल पॉलिटिक्स के ऊपर, कि आपको नहीं पता कि आगे 5 साल में क्या होने वाला है, लेकिन उसका इम्पैक्ट आता है मार्केट्स के ऊपर, और जो बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं वो सबसे पहले मूव करते हैं। तो इन चीज़ों का हुँ, व्यू रखना अपने अपने रडार के अंदर वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। बिल्कुल। चलो यार यासीन थैंक यू वेरी मच फिर इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात करते हैं। बिल्कुल, थैंक यू। ओके, बाय। ओके।